हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेनरीज लॉ। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनना है, जनरली बनता है। तो देखेंगे आज हम लोग हेनरीज लॉ क्या है। बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखेंगे, हम लोग लिमिटेशंस देखने की कोशिश करेंगे और अगले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट विद द टॉपिक हेनरीज लॉ। चलिए, मैं आपको बस यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि हेनरीज लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, हेनरीज लॉ की ज़रूरत कब पड़ती है। ध्यान दीजिए, आपको पता है कि इफ़ वी हैव अ लिक्विड, हमारे पास एक लिक्विड है एंड दिस इज़ एक्चुअली कवर्ड, और इस लिक्विड में हमारे पास यहाँ ऊपर में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ये चाहते हैं कि ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ना, वो इस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। तो क्या इज़ इट ईजियर टू डिज़ोल्व अ गैस इन अ लिक्विड? आप कहेंगे नहीं सर, दिस इज़ नॉट सो ईजी। आप जैसे सॉलिड को आपने नमक को पानी में डाल दिया, आप उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, है ना। आफ्टर जैसे आपने उसको चीनी को, नमक को घोलना स्टार्ट किया, वो डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आपने ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स को आपने पानी में ऊपर, ये जो वाटर के ऊपर मान लीजिए ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको लगता है कि इज़ इट ईजी, सो ईजी लाइक सॉलिड और लिक्विड की गैस को आप डिज़ोल्व कर दें? नो, दिस इज़ नॉट सो ईजी। तो बेटा जो पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है निकल के, वो आ रहा है कि सर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ोल्व अ गैस इन अ लिक्विड। एक गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करना थोड़ा मुश्किल का काम है। अब आते हैं कि साहब हेनरी ने क्या स्टडी करा। हेनरी ने ये स्टडी करा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहे हैं, इसमें प्रेशर का क्या रोल है। मतलब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। हेनरीज लॉ डील करेगा कि जब एक लिक्विड में हम किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं, उस टाइम में प्रेशर का क्या रोल है। प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही तो कितनी बढ़ रही है, घट रही तो कितनी घट रही है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग हेनरीज लॉ। सो आई होप हेनरीज लॉ में हमको पढ़ना क्या है ये आपके लिए क्लियर है। हेनरीज लॉ में हमको ये पढ़ना है कि व्हाट इज द इफेक्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हेनरीज लॉ का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक गैस को अगर हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, वहां पर प्रेशर का इफेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको लेकर के आ रहा, एक छोटा सा डायग्राम है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट में आएंगे। इट विल बी ईजियर देन फॉर यू टू स्टडी द हेनरीज लॉ जब हम लोग थोड़ा सा इस डायग्राम को डिस्कस कर लें। चलेगा बच्चा, ध्यान देगा बेटा। ये कोई कंटेनर है, ध्यान देना, और ये देखो ये लिक्विड है। ठीक है, एक कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड है। कंटेनर में क्या चल रहा है बच्चा? ओके, तो मैंने बोला कि ये हमारे पास एक कंटेनर है बेटा और इसमें लिक्विड है। ठीक है, अभी ये जो कंटेनर है ना, ये ऊपर से पिस्टन ले लिया हमने। अब ध्यान देना, अभी यहाँ पर ये बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो इस लिक्विड के सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे होंगे। लिक्विड के सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे होंगे ना, ये लिक्विड का जो सरफेस है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा होगा। और गैस के मॉलिक्यूल्स जो रैंडम मोशन में हैं, वो जब इस लिक्विड के सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो हो सकता है वो इस लिक्विड के अंदर जो गैप्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स हैं, वहाँ ये इंटर कर जाते होंगे। क्या सीखा आपने?
बेटा मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड को मैंने गैस के साथ रखा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मूव करते समय वो स्ट्राइक करते होंगे इसके सरफेस पे और इस वजह से वो इंटर करते होंगे लिक्विड में। अब ध्यान देना बेटा, जैसे अपन ने प्रेशर को बढ़ा दिया, अगर हमने ऊपर से प्रेशर को बढ़ा दिया, अब क्या होगा, जरा नया वाला कंडीशन देखते हैं। अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तब क्या होगा, वो वाला कंडीशन देखते हैं। बेटा ये लिक्विड है, ध्यान देना। अब चूंकि आपने गैस को पहले के कंपेयर में प्रेशर बढ़ाने के बाद कंप्रेस कर दिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो पहले जो ये गैस मॉलिक्यूल्स थे एक दूसरे से दूर दूर थे, अब जब वो कंप्रेस हो गए तो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स बेटा एक दूसरे के पास आ गए, क्लोज आ गए ना। अब जब क्लोज आ गए तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सरफेस के पास मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, यहाँ देखो सरफेस के पास मॉलिक्यूल्स कम था। इसको और थोड़ा बेहतर समझने के लिए यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर फिगर बनाते हैं, ध्यान देना बेटा। ये लिक्विड का सरफेस है और देखो ये मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स है, कम मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया, ये जो ऊपर के साइड में भी मॉलिक्यूल्स थे वो भी लिक्विड की सरफेस के पास चले गए। अब इस वजह से क्या हुआ, ये जो यूनिट वॉल्यूम में जो ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे होंगे वो बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा? यहाँ पर जो पार्टिकल सरफेस से स्ट्राइक कर रहा था वो कम था, लेकिन जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया ये जो पार्टिकल्स हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम अब ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, सरफेस के पास आ गए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहले मॉलिक्यूल्स कम स्ट्राइक कर रहे थे तो कम अंदर जा रहे थे, प्रेशर बढ़ा दिया, यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस पे वो ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो गैस है वो ज़्यादा घुलेगा, वो ज़्यादा अंदर जाएगा ना। ये समझ में आ रही है आपको? प्रेशर कम, मॉलिक्यूल्स दूर, प्रेशर ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स पास, सरफेस के पास, यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने लगा। तो सीखा क्या आपने सीखा कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, जिस वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खत्म हो गया हमारा हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या कहा? हेनरी ने कहा कि अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, जनरल कंसर्न में समझिए पहले लैंग्वेज को, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा गैस सल्यूबल होगा किसी लिक्विड में। आ रही है आपको मेरी बात समझ में मैं क्या कह रहा? अगर आप ऊपर से ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं बच्चा लोग, तो जैसे प्रेशर लगेगा ज़्यादा गैस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। कभी किसी से पूछना, अगर कोई कहता है हेनरीज लॉ में प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इसके भी क्वेश्चंस हैं कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने के बाद ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ आकर के उस पर स्ट्राइक करते हैं और इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। अरे बात समझ में? तो हेनरी ने क्या कहा कि जितना प्रेशर लगाओगे उतने गैस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे। मतलब अगर इसको अपन मैथमेटिकली लिखना चाहे तो मैथमेटिकली पहले कैसे लिखेंगे जरा ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व और अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रहा है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान देना, ये m क्या है बेटा? ये m है आइदर मास और अमाउंट। क्या बोला मैंने? इसका मतलब क्या हुआ? जितना प्रेशर लगाओगे उतना गैस घुलेगा, जितना प्रेशर लगाओगे उतना गैस घुलेगा, सीधा बात है। हेनरीज लॉ याद रखने का सिंपल तरीका, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना गैस घुलेगा, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना गैस घुलेगा। द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। क्लियर है? जितना प्रेशर
उतना गैस, जितना प्रेशर उतना गैस, है ना, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना गैस खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको, आप इसको हटा देंगे तो m इज इक्वल्स टू के पी, वेयर k इज नॉट एक्चुअली द हेनरीज कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटा तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। चलिए आगे चलते हैं बात को। आपको पता था हेनरी जब ये रिसर्च कर रहे थे, हेनरी जब इस पे वर्क कर रहे थे 1803-4 के आसपास की बात है, उस टाइम में हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन्स, ध्यान देना, उस टाइम हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन्स। वो भी उसी टाइम पीरियड में, उसी समय में स्टडी कर रहे थे कि गैस की सल्यूबिलिटी और इन लिक्विड कैसे घुलती है। अब उन लोगों ने मिलकर के जो कंक्लूजन दिया और जिस आधार पर हेनरीज आगे बढ़े, ध्यान देना, अब मैं उस टर्म्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। ये तो सिंपली समझ में आ गया कि सर मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, जितना प्रेशर लग रहा है गैस उतना डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन उसी टाइम में हमारे जो डाल्टन साहब थे, उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग हेनरीज ने फर्दर ये प्रपोज करा, या फिर हम हेनरीज के स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते, कैसे लिख सकते जरा वो देखते, ध्यान देना बेटा। ये जो मास है ना, ये मास किस चीज़ को दिखा रहा है, अमाउंट को दिखा रहा है, अमाउंट को दिखा रहा है, ध्यान देना। मैं इसके जगह पर यूज़ कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, क्या यूज़ कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन भी अमाउंट को दिखाता है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है हमारे पास, क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने m के जगह पे क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन, और p के जगह पे मैं लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर। अब आप बोलोगे सर इसका एक्चुअली मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है एक्चुअली। अब जरा इसके एक्चुअल मतलब को हम समझने की कोशिश करते हैं कि साहब हेनरीज के स्टेटमेंट को जब हम मोल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ध्यान दो, मेरे पास फिर एक कंटेनर है और लिक्विड सरफेस। अब ध्यान दीजिए, नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है। मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है बेटा, देखो मैंने कुछ को वाइट कलर से बनाया है और कुछ को मैंने रेड कलर से बनाया है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस मिक्सचर, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसमें एक गैस का नाम A डाल दिया और एक गैस का नाम B डाल दिया। ध्यान दो, ये गैसेस मिक्सचर में A का अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इस प्रेशर को मैंने कह दिया साहब A का अपना प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और मैंने कह दिया जो B का अपना प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब तुम मुझे बताओ, अगर A ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, A की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ही वो लिक्विड सरफेस पर ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, अभी हमने पढ़ा। और अगर वो ज़्यादा स्ट्राइक करेगा मतलब A ज़्यादा इसमें घुलेगा, है ना। अगर B का मोल फ्रैक्शन, B का अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है मतलब P ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, B ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और अगर B ने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो B ज़्यादा घुलेगा। क्या सीखा, अगर हमारे पास गैसेस मिक्सचर है, 2, 3, 4 गैस का मिक्सचर है, और उन सारे गैसेस मिक्सचर्स को हमने लिक्विड में ऊपर में छोड़ दिया, भैया तुमको डिसॉल्व होना है, तो वो कौन सा गैस है जो डिसॉल्व होगा जल्दी, जो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, जिसकी अपनी प्रेशर ज़्यादा होगी, उसका ज़्यादा मोल इसमें घुल जाएगा, घुलेगा ना। तो अब इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन के टर्म में, कि भैया वो गैस जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है उसका ज़्यादा मोल्स डिसॉल्व होगा। कैसे लिखेंगे हम, ध्यान देना, ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। आप इसको अमाउंट भी कह सकते हैं, चलो इसका क्या मतलब हुआ, A का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो A का अमाउंट ज़्यादा, A जितना प्रेशर लगाएगा A का उतना अमाउंट डिसॉल्व होगा। चलो ठीक ठाक, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू, कैन वी राइट 1/K काई A, 1/K इज इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट है इसका जो इन्वर्स है 1/K, दैट गिव्स अस एक्चुअली हेनरीज कांस्टेंट। अब आ जाओ,
ये जो आया हमारे पास, ये क्या एक्सप्रेशन आया, ये क्या बता रहा है, ये क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन। हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये इक्वेशन हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये क्या है बेटा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, पार्शियल प्रेशर। ये क्या है बेटा हमारे पास, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और KH को आप क्या कहते हैं बेटा, ये जो KH है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल बात हमने क्या सीखा, हेनरीज ने क्या कहा साहब, जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होता है, जो गैस का अमाउंट डिसॉल्व होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगा, स्ट्रेट। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, M इज इक्वल टू KP। और अगर मैंने उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखा तो मास की जगह मैंने मोल फ्रैक्शन लिखा, प्रेशर की जगह मैंने पार्शियल प्रेशर लिखा। ऐसा क्यों लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास गैसियस मिक्सचर है तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो लिक्विड के सरफेस पे ज्यादा स्ट्राइक करेगा, इसलिए वो ज्यादा डिसॉल्व होगा। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? यस, आई होप, यस, गुड, थैंक यू। सो नाउ वी हैव लास्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया बेटा, दैट इज कॉल्ड PA बराबर KH काई A। आ जाओ, इसी पे न्यूमेरिकल बनाना है। अब आ जाओ कि बेटा ये जो KH है हेनरीज कांस्टेंट, जनरल क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये जो हेनरीज कांस्टेंट है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। हेनरीज कांस्टेंट के बारे में एक चीज़ याद रखोगे कि द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। पहला मैंने क्या बोला बेटा, जो हेनरीज कांस्टेंट है ना, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के लिए अलग, नाइट्रोजन के लिए अलग, हीलियम के लिए अलग, हर गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होगा। क्लियर है पहला। दूसरा, एक और कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। एक अच्छा कंक्लूजन है बेटा हमारे पास, अभी हमने पढ़ा PA और P नॉट है, दोनों लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू KH काई A पढ़ा अभी हमने। इस एक्सप्रेशन को रट जाओ बेटा, न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आना है। अब ध्यान दो बेटा, अगर हमें काई A लिखना हो या अगर हमें KH लिखना हो तो कैन वी राइट KH इज इक्वल्स टू PA बाई काई A? यस। और कैन वी राइट KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई A? क्या पता चला, अभी मैं बता रहा था, ये है कांस्टेंट और ये क्या है बेटा, अमाउंट। मतलब क्या सीखे, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड और जो हेनरीज कांस्टेंट है वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, माय लॉर्ड। क्या बोला मैंने, अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। देख ले, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है बेटा कंपटीशन में इस पॉइंट से। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, लेस विल बी सॉल्युबिलिटी, लेस द वैल्यू ऑफ KH, ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी। जैसे ऑक्सीजन का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्लियर, दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर। हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता। हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। 2 पॉइंट पे कंक्लूजन आ गया। और तीसरा देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से ये होगा कि आप पानी लेकर के उसको टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या होगा, जो गैस अंदर में डिसॉल्व है वो भी बाहर निकल जाएगा। अब जो गैस अंदर डिसॉल्व था वो भी बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घट गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम ऊपर तरफ शिफ्ट हो गया और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो निकल गए। मतलब सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी घट गई। अब घट गई मतलब KH बढ़ गई, कांस्टेंट बढ़ गया। अभी मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाया
सॉल्युबिलिटी घट गई। अब अगर अमाउंट ऑफ जो गैस डिसॉल्व है वो अंदर कम रह गया तो इसका मतलब है KH का वैल्यू बढ़ गया। क्लियर? तो वी हैव 3 पॉइंट्स एटलीस्ट हियर। पहला, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, KH का वैल्यू ज्यादा है मतलब सॉल्युबिलिटी कम है। तीसरा, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से घटती है और इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो KH का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। क्लियर? टेम्परेचर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी कम मतलब KH ज़्यादा। एक क्वेश्चन जनरली अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल्स में हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है आपके स्कूल में, जो एक्वेटिक्स होते हैं उनको अनकंफर्टेबल फील होता है गर्मी में, क्यों? अब आंसर यहाँ से ले सकते हैं आपके, सर गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता होगा, टेम्परेचर बढ़ जाने से जो गैसेस डिसॉल्व्ड हैं उनका अमाउंट कम हो जाता है तो एक्वेटिक्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाता है और इस वजह से उनको अनकंफर्टेबल फील होता है ड्यूरिंग समर। सो हेनरीज लॉ होपफुली आपको यहां तक क्लियर समझ में आया। हेनरीज लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आया कि साहब हेनरीज ने क्या कहा। क्लियर है? हेनरीज लॉ होपफुली यहां तक क्लियर है। चलो अब जरा सा एक और चीज हम लोग देख लें। हेनरीज लॉ जब हम लोग देख रहे हैं तो हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस, क्योंकि ये ना एक पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनता है कि साहब हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस, ठीक है? अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे होते हैं, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जिस चीज को भी डिसोसिएट करें, डिसॉल्व करें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका कभी भी लिक्विड में जाने के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए बेटा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप जान लो कि वो कभी भी उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब जैसे मान लो कि राउल्ट्स ने कुछ कहा और हमने नमक को पानी में घोला और वो टूट गया Na+Cl- में, तो इसका मतलब है कि अब वो राउल्ट्स को फॉलो नहीं करेगा। अरे बात समझ में? तो हेनरीज लॉ का लिमिटेशन जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो ये है कि जो गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, लिक्विड में, उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। द गैस मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तभी वो जो मैथमेटिकल रिलेशन हमने पढ़ा ना, Pa=KH और Ka, वो होल्ड गुड करेगा। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा ध्यान देना, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर वाई टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो? टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो क्यों होना चाहिए? टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा यही वो कंडीशन है जहां पर गैस बिहेव्स आइडियली, है ना? क्योंकि यही वो जगह होता है जहां पे गैसेस आइडियली बिहेव करते हैं। अब अगर आप टेम्परेचर को बहुत लो कर दोगे, प्रेशर को बहुत हाई कर दोगे, तो गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करेंगे। सो ये जो दो चीजें हैं, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। इट मीन्स कि व्हेन गैसेस बिहेव आइडियली। सेकेंड, व्हेन देयर इज नो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। ओवरऑल बात हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा? अगर आपसे कोई पूछता है बेटा हेनरी लॉ क्या है, हेनरी ने क्या कहा, तो आपके दिमाग में वो वाला जो है ना फिगर आना चाहिए कि गैस जितना ज़्यादा सरफेस पे स्ट्राइक करेगा उतना ज़्यादा डिसॉल्व होगा। क्लियर है? क्लियर है? मतलब जितना प्रेशर लगाओगे गैस उतना डिसॉल्व होगा। अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। होपफुली दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग न्यूमेरिकल्स अगले दिन सॉल्व करेंगे
और हम लोग कोशिश करेंगे कि जब हम लोग राउट्स लॉ पढ़ें तो हेनरी और राउट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करने के भी हम लोग कोशिश करेंगे। प्लीज़ सॉल्यूशन का पूरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, शेयर करिए। और जो भी सजेशन है कि हाँ सर मेरे को लेक्चर्स के साथ ये चाहिए या लेक्चर्स में मुझे ये ज़्यादा कर दो तो अच्छा रहेगा, आई विल श्योरली इंक्लूड। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।